नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग एक नए लेक्चर सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोग बिहार स्पेशल जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं सभी को डिस्कशन करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सभी को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको यह समझना चाहिए कि जो बिहार स्पेशल जो नॉलेज है इसका यूज जो है बीपीएससी एग्जाम्स के तीनों स्टेज में इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो जाए, मेंस हो जाए या इंटरव्यू हो जाए। प्रीलिम्स में अगर आप देखिएगा तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। और प्रश्न का जो अगर आप देखिएगा जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट होता है, जिसे आप सिंपली जो है किसी भी बुक से कवर करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से अगर आपको प्रीलिम्स में 15 से 20 नंबर प्राप्त करना है तो बिहार स्पेशल जो है आपको इसमें आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट जो है आपको मदद करेगा। इसका यूज सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में इसका यूज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें या तो डायरेक्टली बिहार के संदर्भ में आपका राय मांगा जाएगा, या आप अपने इलस्ट्रेशन में या आप अपने एग्जाम्पल्स में बिहार स्पेसिफिक जो नॉलेज है उसको आप नरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उससे आपका जो आंसर राइटिंग है बेहतर होगा। इंटरव्यू के स्टेज में अगर आप आइए तो क्योंकि आप बिहार में सेवा देना चाह रहे हैं तो बिहार के जितने भी एस्पेक्ट्स है जितना बढ़िया आप समझिएगा उतना अच्छा है। इसीलिए इंटरव्यूअर बिहार स्पेसिफिक जो आप कह सकते हैं नॉलेज है उसको जरूर टेस्ट करते हैं। तो इसीलिए ये जो बिहार स्पेशल का क्लास है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस यह है कि इसको आप सिर्फ वन लाइनर के तरीके से ना पढ़ें। बहुत सारे वीडियो आप जो है अन्य जगह भी पूर्व में हो सकता है देखे होंगे, या यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो जो अवेलेबल है। तो जो वहां पर डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया जाएगा यहाँ भी सेम बताया जाएगा, मैप्स जो वहां होंगे वही यहाँ पर होंगे, नंबर्स जो वहां पर नरेट किए होंगे वही नंबर यहाँ पर रहेंगे। तो आप इस वीडियो को क्यों देखिए, सबसे पहले आपको समझना, क्योंकि हम फैक्ट्स को फैक्ट्स के तरीके से आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी फैक्ट्स आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा उसका रियल सिग्निफिकेंस क्या है, वह नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग उसको याद करें, किस तरीके से मेंस में उसका यूज करें, किस तरीके से उसका जो यूज जो है हम लोग इंटरव्यू में करें, उस तरीके से। यानी जो यह लेक्चर है उसको वन लाइनर के बियॉन्ड जाके आपको सोचना है। सोचिए कि अगर आप जो एग्जाम का फर्स्ट प्रोसेस होता है, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर गए, मेंस आप क्वालिफाई कर गए, इंटरव्यू बोर्ड में आप अपियर होते हैं। इंटरव्यू बोर्ड आपके से कुछ सवाल पूछता है, सिंपल सा सवाल जैसे हम आपसे कर रहे हैं कि आपसे यह पूछा जाए कि 90 सेकंड्स में आप बिहार के बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए विदाउट गिविंग कोई फैक्ट्स। साथ ही यह भी बताइए कि यह पब्लिक सर्विस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यानी आप समझिए बिहार के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है इसके होलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट के साथ। साथ ही आपको यह बताना है कि यह पब्लिक सर्विस के लिए क्यों मैटर करता है। सिंपल सा सवाल है, लेकिन आप खुद सोचिए कि इसका आंसर आप किस प्रकार से देंगे। और बिहार स्पेशल जो भी क्वेश्चंस आपने स्टडी किया है वो आपको इस आंसर को सोल्व करने में कितना हेल्प कर रहा है। तो हम लोग लेक्चर के एंड में इन चीजों के बारे में जो है आंसर्स भी आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अभी आज के इस क्लास का। ठीक है, तो देखिए बिहार जो है सबसे पहले तो हम लोगों को यह जानना चाहिए कि इंडिया के किस पार्ट में लोकेटेड है। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है, कि बिहार जो है आपका ईस्टर्न साइड में जो है आपका लोकेटेड है। ये बिहार में जो है जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसके बारे में आपको जो मैप है उसको यहाँ पर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें डिविजन्स होते हैं। तो हम लोग शुरुआत एक्चुअली में वहां से करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे यह पूछा जाए कि डिवीजन की जरूरत ही क्यों है, क्यों नहीं राज्य सरकार जो है वो सीधा जिला से जो है रिलेशन रखता है या चीजों को कोऑर्डिनेट कर सकता है, क्यों जो स्टेट लेवल के जो पदाधिकारी हैं या आप कह सकते हैं कि जो लीडर्स हैं या आप मान सकते हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्यों नहीं डायरेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट को यूनिट डायरेक्ट मान के उससे रिलेट रखते हैं। क्या जरूरत पड़ेगी अगर आप जो है किसी
ऐसे पोजीशन में है जहां पर कि आप एक हायरार्की डिसाइड कर रहे हैं, तो क्या आप डिविजन्स का क्रिएट करेंगे, और अगर किन्हीं के द्वारा किया गया है तो वो क्यों किया गया है। तो आइए समझते हैं। देखिए, आपको सामान्यतः जो यह लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का तो क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तो वो सारी चीजों को वो खुद ही डील कर सकते हैं, तो राज्य सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दे और चीजों को इम्प्लीमेंट कराए। यह बात कुछ हद तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचिए कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जहां पर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अकेले सारी चीजों को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा इश्यू आएगा। जैसे मान के चलिए, अभी जैसे ही मानसून का सीजन आएगा, आपको आपदा से संबंधित जो है रिलेटेड न्यूज़पेपर में या आप सुनने लगेंगे जैसे फ्लड। तो क्या जो फ्लड का फिनोमेना किसी एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है? नहीं है। उसी तरीके से कोई अन्य आपदा का चीज आ गया, कोई भूकंप आ गया, या कभी किसी भी अन्य तरीके का भी इमेजिन कर लीजिए, डिसास्टर रिलेटेड अगर फेनोमेना होता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है। तो ऐसे में जरूरत है कि कोई ना कोई एक सुपरवाइजरी लेवल हो जहां से कि चीजों को मॉनिटरिंग किया जा सके कि क्या उसकी तैयारी चल रही है, अगर प्लान ऑफ एक्शन किस प्रकार से होना चाहिए, या एक जिला का दूसरे जिला से अगर कोऑर्डिनेशन कराना है तो उसके लिए एक हायर अथॉरिटी होना चाहिए। इसी सब चीज के लिए जो है डिविजन्स का जो है आपका क्रिएशन किया गया है, जिसके हेड जो है आपके कमिश्नर होते हैं। पुलिस के साइड में देखिएगा तो आपका डीआईजी होते हैं। ठीक है, यानी कि एक जिला का दूसरे जिले से जो है कोऑर्डिनेशन करने के लिए, प्लस मल्टीपल जिलों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सही से किया जा रहा है, उसको सुपरवाइजरी करने के लिए भी जो है प्रमंडल का जो है आपका हायरार्की बनाया गया है। ठीक है, जैसे अभी आप देखिएगा श्रावणी मेला आने वाला है, तो श्रावणी मेला में क्या एक ही डिस्ट्रिक्ट में श्रद्धालु जाते हैं? नहीं, वो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं। इसीलिए क्या जरूरत है कि जिला के ऊपर जो है एक अथॉरिटी जो है बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझ गए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब हम लोग जानते हैं इसका जो हमारे यहाँ बिहार में जो प्रशासनिक व्यवस्था का सिस्टम है वो किस प्रकार से। अगर आप ब्लॉक में देखिएगा तो बीडीओ होते हैं इंचार्ज, उसके ऊपर जो है एसडीएम होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो है आपका डीएम होता है, उसके ऊपर यहाँ पर कमिश्नर आपको देखने को। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये इस प्रकार से बिहार में आपका चल रहा है। अब देखिए 9 डिविजन है, सभी को जो है कलर कोडिंग के माध्यम से जो है आपको दिखाया गया। जैसे देखिए पटना डिवीजन यहाँ पर है। ठीक है, उसी तरीके से तिरहुत डिवीजन है। ठीक है, सारण आपका डिवीजन है। उसी तरीके से पूर्णिया डिवीजन है। ठीक है, भागलपुर डिवीजन है। उसके बाद मुंगेर डिवीजन है। ठीक है, कोसी डिवीजन है। तो ये आप जो है जो पीपीटी है, पीडीएफ है, यह हमारे टेलीग्राम पर जो है आपको मिल जाएगा, या किसी अन्य सोर्स में भी है, तो आप उसको जरूर जो है डिवीजन वाइज जरूर डिस्ट्रिक्ट्स का जो है आपका जुरिसडिक्शन आपको जरूर देखना चाहिए कि एक परमंडल में कौन कौन से जिला है। ठीक है, अब इसमें यह देखिएगा कि सर्टेन जो डिविजन्स हैं उसके नाम सेम ही है। जैसे कि मान के चलिए पटना, पटना का जो हेड क्वार्टर्स है वो पटना ही है। उसी तरीके से अगर आप देखिएगा मुंगेर, मुंगेर का अगर आप हेड क्वार्टर देखिएगा तो मुंगेर ही है। उसी तरीके से भागलपुर, भागलपुर का भी हेड क्वार्टर जो है भागलपुर ही है। उसी प्रकार पूर्णिया, पूर्णिया का जो हेड क्वार्टर पूर्णिया ही है। उसी तरीके से दरभंगा, दरभंगा का जो हेड क्वार्टर है वो आपका दरभंगा ही है। लेकिन यानी 5 जो हमारे डिविजन है उसका नाम सेम है, यानी सेल्फ नेमिंग कह सकते हैं। सेल्फ जो डिवीजन का नाम है वही हेडक्वार्टर का नाम है। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, जैसे कि मगध, मगध का जो अगर हेडक्वार्टर है गया, जिसका कि नाम बदल के अभी गया जी होगा, गया जी हो गया। उसी तरीके से कोसी का अगर आप देखिएगा हेडक्वार्टर सहरसा में है। तिरहुत का मुजफ्फरपुर में है। सारण का छपरा में। तो ये यूनिक नाम क्यों दिया गया, इसके भी रीजन है, उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम लोग जो है मगध की। मगध आपको पता है कि चाहे वो मौर्यन पीरियड्स हो या गुप्ता पीरियड्स हो, उसका आप कह सकते हैं कि पावर का की पोजीशन सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में रहा। इसीलिए हमारे जो एंशियंट जो आप कह सकते हैं जनपद है, ये चारों नाम, चाहे वो मगध हो, तिरहुत हो, सारण हो, कोसी हो, पुराने समय में सभी के सभी जो है आप कह सकते हैं जनपद थे। तो उनको कैरी किया गया। मगध में आप समझ रहे हैं कि कितना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इसलिए उस नाम को जो है आपका कैरी किया गया।
उसी तरीके से चाहे आप तिरहुत की बात कर लीजिए या मिथिला की बात कर लीजिए, वो जो है आपका विदेह किंगडम, विदेह में आपको पता है कि सीता माता का जो लिंकेज है विदेह किंगडम से था, तो उसको कह सकते हैं कि कैरी करने के लिए जो है आपका ये नाम जो है आपका वहां पर रखा गया है तिरहुत का। ठीक है, तो तिरहुत का भी आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से जो सारण जो है आपका मिडवल पीरियड में एक रीजनल नाम था, वो भी है। यानी जो चारों जो हमारे वर्तमान में जो डिविजन है जिसके हेड क्वार्टर्स का नाम मैच नहीं करता, तो वो नाम इसलिए कैरी किया गया कि वो चारों जो है पुराने समय में जनपद थे और उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इसलिए। बाकी आप स्लाइड्स को जो है आप रोक के जो एक एक डिविजन्स में कौन कौन से आपका डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जरूर देख लीजिएगा, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। साथ ही जब आप डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में स्टडी कीजिए तब जरूर जो है आप आंख बंद कीजिए और एक साइड से जो है ईस्ट वार्ड देखिए, उसके बाद जो है आपका नॉर्थ वार्ड देखिए, साउथ वार्ड देखिए, वेस्ट वार्ड देखिए। उस तरीके से पूरा जो मैप है उसको आप कह सकते हैं विजुलाइज कीजिए, ताकि जब उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बोला जाए तो सीधा का सीधा जो है आपका इमेज आप मैप पर उसको जो है पॉइंट कर सकते हैं। तो ये आपको खुद से करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बिहार जो हमारे स्पेशल में और क्या है। तो सबसे पहले देखिए 3 इंपोर्टेंट घटना हुआ है जो आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपोर्टेंट है हिस्टोरिकल टाइमलाइन जो हमारा बिहार का जो आप कह सकते हैं स्टेटहुड है उसमें 3 इंपोर्टेंट। फर्स्ट जो है आपका 22 मार्च 1912, उस समय आपको क्या हुआ कि बिहार और उड़ीसा जो है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है उसको अलग किया गया। आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स का जब रूल्स था उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। एक प्रेसिडेंसी जो है आपका बंगाल, मद्रास, दूसरा तीसरा जो है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी में से है आपको पता है कि सबसे जो बड़ा प्रेसिडेंसी सबसे इंपोर्टेंट प्रेसिडेंसी था वह बंगाल ही था, क्योंकि साइज एक्चुअली में बहुत बड़ा हो गया था आपका बंगाल प्रेसिडेंसी का, और वहां से रूल करना जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। आपको पता है कि ब्रिटिशर्स हमेशा जो है सत्ता का केंद्र सेंट्रलाइजेशन खुद रखना चाहते थे। शायद जैसे जैसे बड़ा होते गया उन्हें यह डिफिकल्टी फील हुआ कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से मैनेज करने में जो है डिफिकल्टी हो, तो यो प्योरली जो है आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे बिहार और उड़ीसा को जो है अलग करके जो है एक अलग जो है कह सकते हैं प्रोविंस बनाया गया बंगाल प्रेसिडेंसी से। तो ये आपको जो है आपको ध्यान रखना। इसी 22 मार्च के बेस पे जो है आपका बिहार दिवस जो है हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता। जब यह डिवीजन हुआ था तो यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई धर्म के आधार पे या लैंग्वेज के आधार पे डिवीजन नहीं हुआ था। लेकिन आगे जाके 1 अप्रैल 1936 आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है पास हुआ था। इसके बारे में जो है बहुत डिटेल से इस चैनल पर वीडियो बना हुआ है, इसके प्रोविजंस के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में आप वहां जाके देख सकते हैं। इसका लिंकेज कोशिश करेंगे कि आपका जो है शेयर कर दे हम लोग। तो यहाँ पर आपको यह समझना है कि 1935 का जो एक्ट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, यहाँ पर बिहार और उड़ीसा को जो है सेपरेट करके 2 अलग अलग स्वतंत्र जो है प्रोविंस जो है बनाया गया। लेकिन इसके कारण जो है एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं थे, साइज इसका कारण नहीं था। समय के साथ क्या हुआ कि जो उड़िया कह सकते हैं लैंग्वेज जो बोलने वाले थे, आपको पता है हिंदी जो है आपका बिहार का जो रीजन है यहाँ पर मोस्टली हिंदी बोला जाता है, जबकि उड़ीसा में जो है जो लैंग्वेज है उसे उड़िया बोलते हैं। तो वो लैंग्वेज के जो लोग थे उन्होंने आप कह सकते हैं कि अपने आप को लैंग्वेज के आधार पे, अपने कल्चरल आइडेंटिटी के आधार पे सेपरेशन के लिए वो वहां के जो लीडर्स थे पुश कर रहे थे, और उसी आधार पे उसको 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो है 2 अलग अलग प्रोविंस में देखा गया। आगे जाके जब आप 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है आप कह सकते हैं जब हुआ, जहां भाषाई आधार को भी कंसीडर किया गया था, राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वहां पे, उसके पूर्व जो है भाषाई आधार पे राज्यों का जो है आपका डिवीजन जो है जितनी भी कमिटी बनी उनके द्वारा मना किया गया था। जैसे कि आपको पता है इसमें फैजल अली कमीशन है या जेपीबी कमेटी है, तो उन सभी के द्वारा रिजेक्ट किया था। लेकिन 1956 में जो आपका
आप कह सकते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट आया उसके द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया, और आप कह सकते हैं कि जो बाद में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसका आपको आधार यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आजादी के बाद इसको, इस आधार को जो है आप कह सकते हैं सेवरल कमिटी के द्वारा नहीं माना गया था, बाद में जो है 1956 में वह आधार बना। तो किस प्रकार से राज्यों के पुनर्गठन में लैंग्वेज का एक जो है बेस रहा है, जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसका एक बेस रहा है। तो अभी तक हम लोग दो चीज पढ़ लिए, यहाँ पर आपको देखने को मिला कि किस प्रकार से राज्यों का जो डिवीजन हुआ वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे हुआ, यहाँ पर जो आपका डिवीजन हुआ वह लिंग्विस्टिक या आप कह सकते हैं कि कल्चरल ग्राउंड पे हुआ, ठीक है। अब हम लोग तीसरा जो डिवीजन हुआ उसको हम लोग देखते हैं। 15 नवंबर 2000, ठीक, 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ कि झारखंड जो अभी वर्तमान स्टेट है वो उसका आप कह सकते हैं बिहार से जो है आप सेपरेट हुआ, और जो लगभग कह सकते हैं 46% जो आपका ज्योग्राफिकल एरिया जो है वह जो है कार्व्ड आउट किया गया बिहार से। अब इसके जो डिविजन्स हुए उसके कारण को हम लोग समझते हैं। देखिए आपको पता है, अगर आप देखिएगा बिहार झारखंड का अगर आप देखिएगा इसको समझिएगा, तो झारखंड में क्या था कि मिनरल रिच आपका जो पठार होते थे, मिनरल रिच प्लेटू हुआ था, अभी भी वर्तमान में है। प्लस वहां का एक यूनिक चीज था ट्राइबल पॉपुलेशन, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो पॉपुलेशन है वो वहां पे ज्यादा है। अब हुआ ऐसा इस समय, इसे कि कहा जाता है कि रिसोर्स फेडरलिज्म भी जिसे हम लोग कहते हैं, कि वहां के जो नेटिव पॉपुलेशन थे उनके बीच यह फीलिंग जो है ताकि मिनरल जो रिसोर्स है उसका एक्सट्रावेशन तो होता है, यहाँ से एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन उस जो इनकम होता है, जो रिवेन्यू होता है, उसको प्रॉपरली या एडुकेटली जो है री इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, जो साउथ पार्ट है बिहार का उस समय का, ठीक है। इसीलिए वहां पर वेरियस तरीके के आपको लीडरशिप इवॉल्व हुए, और उन्होंने जो है साउथ बिहार जो तत्कालीन आप कह सकते हैं कि झारखंड के क्रिएशन को जो है बल मिला। प्लस जो वहां का एक जो आप कह सकते हैं जो आप आइडेंटिटी की बात कर सकते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन, उन्हें ऐसा लगता था कि जो प्लेन एरिया के लोग हैं, जो गंगा का जो फर्टाइल लैंड है वहां के जो लोग हैं उनके द्वारा जो भी एस्पेक्ट है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या आर्थिक जो डेवलपमेंट हो, सभी में उनका डोमिनेंस है, और कहीं ना कहीं जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनका कहीं पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, चाहे वो आप पॉलिटिक्स की बात करें या इकोनॉमी की बात करें। तो इस तरीके का जो है मूवमेंट ये आधार बना, इसके आधार पर मूवमेंट हुआ, और फाइनली जो है आपका 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार को जो आप कह सकते हैं दोबारा जो है डिवीजन यहाँ देखने को मिला, जहां पर कि आपका जो छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो का जो एरिया था आपका वह जो है अलग हुआ, ठीक है। तो यह आपको यहाँ तक अभी आपको यह देखने को मिला कि जो राज्यों का पुनर्गठन होता है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिला वो बिहार खुद आपको फेस कर चुका है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर हो, जिस प्रकार से 1912 ईस्वी में प्रशासनिक जो कह सकते हैं कि मैनेज करने के आधार से जो फर्स्ट टाइम फील किया गया, वहीं दूसरे तरफ जो है हम लोग लिंग्विस्टिक एवं जो कल्चरल आइडेंटिटी है उस पर भी बिहार इसको फेस कर चुका है। तीसरा जो है रिसोर्स आप कह सकते हैं फेडरलिज्म प्लस जो आइडेंटिटी की बात करें तो उस आधार पर भी जो है आपको बिहार इसका उसको फेस कर चुका है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कोई टॉपिक आए तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे इन्हीं सब चीज से अभी आप देखिएगा न्यूज में बहुत बार चलते रहता है, जैसे विदर्भा भी जो है सेपरेट स्टेटहुड की मांग करता है, ठीक है। गोरखालैंड में भी आपको गोरखालैंड का भी डिमांड चलते रहता है। तो जब आप इस टॉपिक को सुनिए तो यहाँ से आपको सर्टेन जो है आपको समझ में आएगा कि जो है पास्ट में किस प्रकार से चीजें हुई है, और लोग जो है किन चीजों को आधार मान के जो है सेपरेट स्टेटहुड की मांग करते रहते हैं। तो जब इस फैक्ट को पढ़िए तो एक उस तरीके से मत पढ़िए कि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा जो है अलग हो गया, या 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार उड़ीसा बिहार और उड़ीसा अलग हो गए। आप इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि किस प्रकार से चीजें हुई। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं आपका बॉर्डरिंग रीजन। यहाँ पर बिहार देखिए, अब बिहार के अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं तो वहां पर आपको इंटरनेशनल जो आपका बॉर्डर है वहां भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, उसी तरीके से जो स्टेट बॉर्डर्स है वहां भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इस टॉपिक को जब आप पढ़िए तो आप यह समझिए कि जो भी जिला है, अगर आप जैसे यहाँ पर एक फैक्चुअल पॉइंट होगा कि जो नॉर्दर्न मोस्ट, जो सबसे आप कह सकते हैं उत्तरी छोर में जो जिला है आपका जो है वो वेस्ट चंपारण है, उसी तरीके से वेस्टर्न साइड में कैमूर है, उसी तरीके से ईस्टर्न साइड में जो है आपका किशनगंज है, साउदर्न साइड में आपका जो है गया है। तो यह तो आपको फैक्चुअल आपको मैप से क्लियरली दिख रहा है, लेकिन इसको आप इस तरीके से न समझ के आप इसको उस तरीके से समझिए कि अगर आप जो है बीपीएससी से क्वालिफाई होते हैं एज ए एसडीओ या एज ए जो है डीएसपी, आप इन जिलों में पोस्टिंग होते हैं, आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपको क्या क्या चैलेंज देखने को मिल सकता है इस तरीके से समझिएगा, तब आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। कुछ फैक्चुअल की अगर आप बात कीजिए, जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगर आप नेपाल के बारे में, तो टोटल जो है 729 जो किलोमीटर है वह इंटरनेशनल बॉर्डर है। यह जो है 63rd बीपीएससी में पूछा भी गया था, तो उस हिसाब से भी आपका इंपोर्टेंट है। अगर आप बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात कीजिएगा तो आप मैप को ध्यान रखिए और एक साइड से अगर आप विजुलाइज कीजिएगा तो चीजें आसानी से आपको एग्जाम्स में अगर पूछा जाता तब भी बता सकते हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण आपका जो है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और आपका सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो हमेशा मैप को जो है अच्छे से आप विजुलाइज कीजिएगा, इसको मेमोराइज करने की आवश्यकता नहीं है। आप मैप्स को अगर अच्छे से ध्यान रखिएगा तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको रिकॉल हो जाएगी। लेकिन हमको सिर्फ यहां तक नहीं समझना है, हमको यह समझना है कि नेपाल के साथ हमारा, अगर हम इन डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हमारी पोस्टिंग वेस्ट चंपारण में होती है, ईस्ट चंपारण में होती है, बॉर्डर एरिया में सीतामढ़ी में होती है, मधुबनी में होती है, तो वहां हमारे लिए क्या चैलेंज है। देखिए नेपाल के साथ हम सभी को पता है कि हमारा जो बॉर्डर है वह ओपन बॉर्डर है, ठीक है। ओपन बॉर्डर होने के कारण क्या होता है कि वहां पर आपको स्मगलिंग का जो है चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। वो वहीं पर आपको फेक करेंसी का भी आपको देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से बहुत बार क्राइम करके बिहार में लोग नेपाल में जाके छिप सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपको ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आपका इशू हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि 1950 के बीच जो है एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है हमारा नेपाल के साथ, ठीक है। उसके तहत ही हमारा बॉर्डर जो है वो ओपन है। तो हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है यह हमारा बॉर्डर है, लेकिन उसको आज के समय में धीरे धीरे फॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो आप कह सकते हैं कि जो फेक करेंसी का इशू है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग का इशू है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है, वह ना हो या मिनिमाइज हो। साथ ही लोगों का जो एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का है वह भी जो है स्मूथ तरीके से हो सके। तो दोनों को जो है इंश्योर कराने के लिए अभी देखिए चेक पोस्ट जो है आपका शुरुआत किया गया। फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है आपको रक्सौल बीरगंज में आपका स्टेब्लिश हुआ ये 2018 में। उसी तरीके से सेकंड आईसीपी जो है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है जोगबनी विराटनगर जो आपका अररिया में आपका स्टेब्लिश हुआ। ये दोनों जो आपका आईसीपी से संबंधित क्वेश्चन है ये पूर्व के बीपीएससी में पूछा जाता है। तो आपको समझना है कि यह आईसीपी का क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में किसी प्रकार का फेक करेंसी ना आए, ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो। तो इन सारे चीजों को, या जो गुड्स हैं आप कह सकते हैं उसका क्वालिटी को या किसी अन्य मटेरियल्स का स्मगलिंग नहीं हो, इसके लिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है इसको आपको एस्टेब्लिश्ड किया गया है। तो हम लोग समझे कि जो बॉर्डर एरिया है उससे हमारा क्या है, प्लस नेपाल के साथ तो अगर आप देखिएगा हमारा जो कोसी रिवर का इशू है, जहां की हर साल जो है आपको पता है कि कोसी का जो ओरिजिन है वो आपका नेपाल में है, और वहां से ह्यूज अमाउंट में जो है आपका वाटर आता है और वही कारण बनता है फ्लड का। तो उसके कोऑर्डिनेशन के लिए भी जरूरी है, यानी जब आपकी डिस्ट्रिक्ट आप पोस्टिंग जो है अगर उसे जगह पर होती है, चाहे वेस्ट चंपारण हो, ईस्ट चंपारण हो, तो बहुत बार आपको मौका मिलेगा इंटरनेशनल स्तर पर जो भी आप कह सकते हैं उन चीजों को डील करने के लिए आपको मौका मिल सकता है। एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो है या कोई डेलीगेट जाता है तो उसके मेंबर्स के रूप में आप जा सकते हैं, ठीक है।
तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्पेशली रक्सौल है, अररिया है, ऐसे जगह पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको इन चीजों का मौका मिल सकता है। बहुत बार कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके साथ जो है, अगर आप वेस्ट साइड में अगर आप देखिए, ये भी जो है आपका 60th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। साउथ में कौन कौन सा लगता है वो भी पूछा जा चुका है। ईस्ट के साथ कौन कौन सा जिला का बॉर्डर लगता है वह भी पूछा जा चुका है। अगर आप वेस्ट के साइड अगर आप देखिएगा, तो अगर आप मैप को ध्यान रखिएगा तो बहुत इजीली आप इसको जो है आंसर्स कर पाइएगा। जैसे वेस्ट चंपारण है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, ठीक है, आपका फिर भोजपुर है, बक्सर है, फिर जो है आपका कैमूर है और रोहतास। तो यानी जो है आपका मैप अगर आप ध्यान रखिएगा तो बहुत इजीली जो है इसको कवर कर सकते हैं। उसी तरीके से साउथ में अगर आप एक साइड से चालू कीजिए, तो अगर आप कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, ठीक है, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ये आप देखिए ये झारखंड का रीजन है। आप इसको मैप से कभी भी इन फैक्ट्स को मेमोराइज मत कीजिए, मैप को जो है विजुलाइज कीजिए। और जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं वह इंडिया का मैप और बिहार का मैप प्रतिदिन कम से कम सोने के समय जरूर देखें, ताकि वो जो कंप्लीट जो आपका पिक्चर है वो आपके मेमोरी में जो है हो जाए। हम यहाँ पर इसके अन्य सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है नेपाल के बारे में समझे। उसी तरीके से अगर हम देखें किशनगंज का जो लोकेशन है वो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ये किशनगंज का जो बॉर्डर है आपका नेपाल से भी लग रहा है, बांग्लादेश से भी लग रहा है, प्लस जो है आपका वेस्ट बंगाल से भी लग रहा है। ये कैसे लोकेशन पर स्थित है, जो तीन आपको आप कह सकते हैं तीन जगह से डील करना है, नेपाल से, वेस्ट बंगाल से, प्लस जो है बांग्लादेश से। तो अगर आपकी पोस्टिंग वहां पर होती है तो आप इससे संबंधित जो आपको इश्यूज है वो आपको डील करना है। समझ के चलिए, दो इंटरनेशनल बॉर्डर ही हो गए। ठीक है, ये और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह जो है बिहार में एकमात्र जो है डिस्ट्रिक्ट है जहां पर की मुस्लिम मेजोरिटी है। यानी किशनगंज एक ऐसा जिला है जहां की मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक है हिंदू पॉपुलेशन से। ठीक है, आपको अनयूजुअल लगेगा लेकिन किशनगंज जो है वह डिस्ट्रिक्ट है। उसी तरीके से अगर हम लोग साउथवर्ड जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उन वहां पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। आपको पता है कि झारखंड जो है आपको पता है फॉरेस्ट थे, मिनरल्स थे, और वो हिस्टोरिकली जो है नक्सल कॉरिडोर के रूप में भी जो है वो आप जानते रहे। तो यानी वहां पर अगर आपको पोस्टिंग्स होती है या उन जिलों में अगर आप के बारे में इमेजिन करते हैं तो दो तीन चीज आना चाहिए। नक्सल्स के बारे में आपका आना चाहिए, उसी तरीके से आपके में मिनरल जो है, क्योंकि मिनरल्स है तो उसके भी स्मगलिंग से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। तो फॉरेस्ट हो गया, मिनरल हो गया, उसी तरीके से इंटर स्टेट जो कोऑर्डिनेशन है उसकी भी जरूरत पड़ती है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन तो जितने भी राज्य हैं सभी के साथ आपका जरूरत पड़ेगा, चाहे वो यूपी हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, बिहार में अभी जैसे आप सबको पता है कि लिकर बंद है, शराब बंदी है, लेकिन हमारे जो नेबरिंग जो राज्य है वहां तो बंद नहीं है। तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और बहुत बार जो है बॉर्डर से आपको जो है इधर आने की संभावना रहेगी। तो वहां पर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, जो एक राज्य के पुलिस है दूसरे राज्य के बीच का जो पुलिस का कोऑर्डिनेशन वह होना चाहिए, स्पेशली जो बॉर्डरिंग आपका इशू है। उसी तरीके से अगर जैसे अभी देखिए शराब नहीं मिला है वहां पर भी उस तरीके का रहेगा, क्योंकि देखिए जो सावन महिला का होता है भागलपुर में जो सुल्तानगंज से जल उठाते हैं लोग देवघर में जाते हैं, वो कहाँ है, झारखंड में है। तो यहाँ जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के जो जिले होंगे उनका कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस तरीके से जिलों को ध्यान रखना है कि हमारी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है। तो कहीं आपका जरूरत डिसास्टर मैनेजमेंट में हो सकता है, कहीं आपका लीकर को जैसे लगा हो वहां पर दूसरे राज्यों को जो ऑफिशियल्स हैं उनसे आपको एंगेज करना पड़ सकता है, किसी इवेंट को कैरी करना है उसके लिए आपको जरूरत पड़ सकता है। बहुत बार कोई वीआईपी आपका मूवमेंट होता है, मान के चलिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बिहार से झारखंड जा रहे हैं, तो वहां जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उनके ऑफिशियल्स के बीच आपको जो है कोऑर्डिनेट करना होगा। इसीलिए लोकेशन जरूरी है, लोकेशन का इमेजिनेशन हम लोगों के लिए जरूरी है कि हमारे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं कौन से जिला से है, उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रखें। उसी तरीके से अगर आप देखिएगा यूपी बिहार स्पेशली जो है अगर आप देखिए बक्सर,
सिवान, गोपालगंज की बात कीजिएगा तो वहां पर जो है क्राइम नेटवर्क में जो है आपको बहुत बार क्रॉस बॉर्डर जो ऑर्गेनाइज क्राइम का नेटवर्क देखने को मिला। उसमें जो है आपको जो स्टेट कोऑर्डिनेशन प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है। मान के चलिए देख बहुत बार उस रीजन में देखिएगा कि एक जगह के जो गैंगस्टर हैं वह क्राइम करके, अगर बिहार के कोई गैंगस्टर हैं तो वो क्राइम करके यूपी में चले जाएंगे, यूपी के अगर क्राइम करके बिहार में अगर चले गए, तो उसमें अगर उनको कैच करना है तो उसमें क्या होता है कि दो राज्यों के बीच का पुलिस का कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए। तो इन सब में आपकी भूमिका होगी। तो इस तरीके से टॉपिक को आपको समझना है कि हमको यह जो स्टडी कराया जा रहा है वो क्यों कराया जा रहा है और हमारे लिए क्यों जरूरत है। तो इस तरीके से आप अपने मेंस के आंसर को, उसी तरीके से आप अपने इंटरव्यू के आंसर्स को जो है अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यह कितना जरूरी है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, कितना जरूरी है। आप सुनते रहते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं है, उद्योग नहीं है, उसके आप बहुत बार कारण सुनते होंगे कि सुरक्षा का इशू है, क्राइम का इशू आप सुनते होंगे, इंटरनल सिक्योरिटी की सुनते होंगे। तो हमारा जो राज्य है वह इंटरनेशनल बॉर्डर भी टच कर रहा है और प्लस जो है अन्य जो राज्य है उनको भी जो है टच कर रहा है। तो बिहार के लिए इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है स्तर पर सिक्योरिटी है वो भी, प्लस जो इंटरनल सिक्योरिटी है तो भी उसको डील करना है। तो ऐसे में जो भी ऑफिशियल्स है उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो एज ए स्टूडेंट आपको इन चीजों के बारे में जो है आपका होना चाहिए। यानी आप वह समझिए किसी डिस्ट्रिक्ट में कि अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकता है, उस तरीके से तब आपको उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में रुचि होगा। हम कोशिश किए हैं कि चारों जो आपके नेबरिंग जो आपके बॉर्डर एरिया है उसके इंपोर्टेंस को आपसे ब्रीफ करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए सर्टेन जो आपका ज्योग्राफी, किसी भी राज्य को देख लीजिए, किसी भी आप कंट्री को देख लीजिए, उसके जो ग्रोथ है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो या उसके जो हिस्ट्री है, सभी को डिसाइड करने में उसके ज्योग्राफी का बहुत रोल होता है। ज्योग्राफी ही डिसाइड करता है बहुत सारे चीज को। तो बेसिक उस ज्योग्राफी को हम लोग जानते हैं, उसके फैक्चुअल्स। अब जैसे बिहार का अगर आप ज्योग्राफिकल एरिया देखेगा तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आप इसका रैंकिंग देखिएगा तो इंडिया में जो है 12th सबसे लार्जेस्ट स्टेट है आपका एरिया वाइज। ठीक है, और यह जो है आपको पूरे इंडिया का लगभग जो है 2.86% जो है पूरे कंट्री का जो लैंड मास है उसको जो है ये पोजेस करता है। डायमेंशन वाइज अगर आप देखिएगा, अगर ईस्ट टू वेस्ट अगर आपको देखना है तो आपको 483 आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आपको नॉर्थ से साउथ देखना है तो 345 आपको देखने को मिलेगा। तो यह भी जरूरी है। उसी तरीके से एलिवेशन, यानी कि उसका, हमको आप सभी को पता होगा कि जो एलिवेशन है वह हम लोग सी लेवल से नापते हैं। यानी किसी का जो हाइट नापना है उसका बेस जो है सी लेवल। अब देखिए अगर से आप इसको ऐसे समझिएगा कि 173 फीट तो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ मेमोराइज कर, नहीं। देखिए एलिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर जितना एलिवेशन होगा यानी उतना आप समझिए कि वो पठारी एरिया होगा। जहां एलिवेशन कम रहेगा वहां पर फ्लड आने की संभावना ज्यादा रहेगा, तो क्योंकि वो नीचे डीप करेगा। इसीलिए एलिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जिस जोन में एलिवेशन कम है वहां पर वह जो एरिया है फ्लड जोन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, अगर आप ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात कीजिएगा, अगर आप लैटिट्यूड की बात कीजिएगा तो 24 डिग्री 20 मिनट से लेके आपका 27 डिग्री 31 डिग्री तक जो है आपका स्प्रेड है, जो आप मैप में इजीली देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात कीजिएगा तो 83 डिग्री 19 मिनट से लेके 88 डिग्री 87 मिनट तक आपका है। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उससे जो है हमारा जो क्लाइमेट होता है डिसाइड होता है, टाइमिंग डिसाइड होता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए क्या कि 20 मिनट का जो है डिफरेंस है आपका जो ईस्टवर्ड से लेके आपका वेस्टवर्ड तक, यानी किशनगंज से लेके कैमूर तक। अब ये कैसे है इसको आप समझिए। आपको पता है कि जो अर्थ है वो 24 आवर्स में जो है आपका 360 आपका रोटेशन करता है, यानी पर आवर में आपका 15 डिग्री उसमें होता है। यहाँ डिफरेंस देखिएगा लगभग 5 डिग्री का, 5 डिग्री का है, यानी कि 20 मिनट्स। लेकिन यह डिफरेंस आपको क्लॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि इंडिया का जितने भी जो टाइमिंग डिसाइड होते हैं आपको पता है ग्रीन जो आपका, उसके लिए जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बना हुआ, इसलिए आपको क्लॉक्स में डिफरेंस नहीं दिखने को मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ दिखाता है कि कौन सा एरिया जो आपको
अब आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट जो है मूवमेंट होता है, तो कौन सा जो रीजन से पहले सन जो है वहां पर देखने को मिलेगा। तो यह जो है हम लोग जो है और जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां डिटेल से इसको स्टडी करते हैं। जस्ट यहाँ पर शॉर्ट में आपके साथ वो डिस्कशन किया गया। अगर यहाँ पर देखें ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो किशनगंज है, वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो आपका कैमूर है, नॉर्दर्न मोस्ट की बात करें तो आपका वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण है, साउदर्न मोस्ट बेलसन आपका जहानाबाद है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखना है, वन लाइनर्स में कहीं पूछे जा सकते हैं, आप मैप में जो है अच्छे से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उसके आगे। ठीक है, कि बिहार का कुछ जो सर्टेन जो आपका नोटेबल्स जो पॉइंट्स होते हैं उसको बारे में। ठीक है, अब देखिए जो बिहार का अगर आप फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर की बात कीजिएगा तो आपका जो है सर्वहितैषी है, जिससे कि 17वीं बीपीएससी में पूछा भी गया था। उसी तरीके से वीकली न्यूज़पेपर की बात कीजिएगा तो बिहार बंधु है। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर की बात कीजिएगा तो सर्चलाइट है, और वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर बिहार हेलाल। यानी यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है दो तरीके से, एक लैंग्वेज के आधार पर हिंदी और इंग्लिश, दूसरा डेली और जो आपका वीकली है उस आधार से। ये इसमें नथिंग एक्सप्लेनेशन का नहीं है समथिंग, तो आप इसको जो है उस तरीके से ध्यान आपको रखना है। ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे प्लस जो है आपका डेली और वीकली के आधार। उसी तरीके से सिनेमा के केस में अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट अगर भोजपुरी फिल्म जो है उसका नाम था गंगा मैया तो तोहे पियरी चढ़े हुए, ये आपका जो फर्स्ट जो भोजपुरी फिल्म था वो यह था। मैथिली फिल्म की बात कीजिएगा तो कन्यादान था। हिंदी रीजनल फिल्म मतलब हिंदी में जो रीजनल स्तर पर जो फिल्म बनी उसका नाम था कल हमारा है। आपको रिसेंटली दो बहुत इंपॉर्टेंट जो जानकारी होना चाहिए एग्जाम में आने का, इसका हाई पॉसिबिलिटी है। यूनेस्को के द्वारा आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आपको जो है सेलेक्ट किया जाता है, उसमें से बिहार में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो जो आपका बोध गया में है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस जो है 2002 में मिल चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी महाबोधि टेम्पल आपको ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार है जो नालंदा में है, इसे भी 2016 में मिला। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कभी भी वन लाइनर में या जो है मल्टीपल क्वेश्चंस में, कुछ सर्टेन वर्ल्ड हेरिटेज साइट का आपको दे दिया जाएगा और कौन कौन सा उसमें जो है आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस मिला है उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से जो है इसको ध्यान रखिएगा। दोनों ऐसे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि जो बुद्ध से रिलेटेड पूरा जो है वहां पर बोध गया में ही जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो उस आधार पर आपको वो सारी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। महाबोधि वृक्ष वगैरह आप जानते हैं, तो ये आपको स्टेटस 2002 में मिला। उसी तरीके से नालंदा महाविहार का जो आपका स्टेटस है आर्कियोलॉजिकल साइट का, वह जो है 2016 में मिला। उसके बाद कुछ और चीजें हैं, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है कि बिहार पूरे वर्ल्ड का अगर देखिएगा फर्स्ट रिपब्लिक, यानी कि जब वेस्ट में जो लोकतंत्र अभी हम लोग सुनते हैं, यानी वेस्टर्न कंट्री ने लोकतंत्र के बारे में जब आप कह सकते हैं उसकी संरचना रची, उसके बहुत सालों साल पूर्व ही जो आपका जो बिहार के जो बज्जी संघ है जो वैशाली में था, वहां पर आपका फर्स्ट रिपब्लिक आ चुका था। तो आप सोच के देखिए, इसके भी कारण आपको समझने पड़े क्यों ऐसा क्या था कि बिहार का इस रीजन में जो है रिपब्लिक हुआ। दुनिया में बहुत बाद में जो है लोकतंत्र की कल्पना की गई। देखिए हुआ क्या कि बिहार बहुत ही फॉर्चुनेट जगह है, फॉर्चुनेट प्लेस है जहां पर की फर्टाइल लैंड्स, यहाँ पर फर्टाइल लैंड्स होने के कारण प्लस जो है वाटर अवेलेबिलिटी बहुत है, उसके कारण प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। उस समय भी प्रोडक्शन अधिक होने का, जहां पहले जब आप समझिए कि आदमी का जब डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहले पेट के बारे में सोचते हैं लोग। उसी तरीके से फर्टाइल होने के कारण क्या हुआ कि फूड सरप्लस हुआ, अनाज सरप्लस हुआ, तो लोग अन्य एक्टिविटी में शामिल होना चालू किए। ठीक है, तो वहां पर इसीलिए क्या हुआ कि लोग को समझने का, विचार करने का, इस तरीके के लोग वहां निकले, और वहां पर इन्हीं सब कारणों के कारण जो कलेक्टिव डिसीजन लिए जाने से संबंधित जो कल्पना है वो डेवलप हुआ। तो इसीलिए जो है आपका जो बज्जी संघ है जो फर्स्ट रिपब्लिक जिसे कहते हैं वैशाली में हुआ था। ठीक, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड। अभी आप सोच के देखिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी, यानी आप उसको ऐसे समझिए जैसे
अभी हम लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, किस प्रकार से लोग जो है, पूरे दुनिया के लोग जो है अब सिलिकॉन वैली में जाना चाहते हैं वहां की चीजों को सीखने के लिए। तो पुराने समय में नालंदा यूनिवर्सिटी वही जगह थी, यानी जहां दुनिया के अलग अलग कोने से, चाहे वो चाइना हो, कोरिया हो या अन्य कंट्री हो, वहां से लोग यहाँ पर जो है सीखने के लिए आते थे। जहां पर की जो सब्जेक्ट है, मैथ्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट जो है वहां डिस्कस किए जाते थे। तो आप सोच के देखिए कि बिहार जो है कितना फॉर्चुनेट रहा। उसी तरीके से अगर फर्स्ट मैथमेटिशियन की बात कीजिएगा, आर्यभट्ट, वह भी जो है आपका, उनका जन्म भी जो है आपका पाटलिपुत्र वहां से जो है उनका था। उसी तरीके से योग यूनिवर्सिटी, जो पूरे दुनिया का फर्स्ट योग यूनिवर्सिटी की बात कीजिएगा, जो बिहार योग भारती आपका जो आपका मुंगेर में है, वह आपका फर्स्ट जो है आपका योगा यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड है। उसी तरीके से पूरे दुनिया का जो टॉलेस्ट या कह सकते हैं लार्जेस्ट जो बुद्ध स्तूपा है, केसैया स्तूप, वह ईस्ट चंपारण है। स्तूप क्या है, ये आने वाला हिस्ट्री क्लास में इसको डिटेल से हम लोग डिस्कशन करेंगे। स्तूप क्या है, बिहार क्या है, अगर आप जानते तो वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, अन्यथा जो एंशियंट का लेक्चर आने वाला है उसमें इसको डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ जो लोकसभा है वह मीरा कुमार। ठीक है। उसी तरीके से फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, कभी कभी वन लाइनर में पूछा जा सकता है, जैसे कि 66 बीपीएससी में पूछा गया था। तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो है श्री कृष्ण सिंह। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी। फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री। फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर महामाया प्रसाद सिन्हा। तो यह कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स है, ठीक है, उसको आप जरूर जो है ध्यान रखिए। किसी न किसी फॉर्म में जो है ये आपसे सवाल पूछा जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ है, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। एक तो एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी, जहां पर कि पूरे दुनिया के लोग आते थे, उसी को जो है 2010 में जो है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो है नालंदा यूनिवर्सिटी एक 2010 पास किया गया, और उसका आप कह सकते हैं रिवाइव करने की का जो है कोशिश किया गया। ठीक है। तो यह चीज आपको जो है आपको जानना चाहिए। ठीक है। अब इसमें आपको जो ईस्ट एशिया जो समिट है, वहां के जो आपका लोग थे, जो कंट्री है ईस्ट एशिया समिट है, ईस्ट एशिया समिट में जैसे कि चाइना है, कोरिया है, इन सब का भी जो है आप कह सकते हैं कि हेल्प लिया गया। ठीक है। और जो रिवाइव करने में हेल्प क्यों लिया गया, यह इसका आपको आंसर देखने को मिलेगा कि देखिए इंडिया ने या बिहार ने किस तरीके से जो अपना हेरिटेज है, जो अपने कल्चरल हेरिटेज है, उसको जो फॉरेन पॉलिसी है उसका हिस्सा बनाया गया। आपको पता है कि जो है बुद्धिज्म वगैरह जो है आपका बहुत अधिक स्प्रेड है आपका चाइना, कोरिया, तिब्बत, इन सब में। तो किस तरीके से जो कल्चरल लिंकेज है, किस तरीके से जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है, ठीक है, उसका यूज किया जा रहा है विदेश नीति में। किस तरीके से जो हमारे कल्चरल डिप्लोमेसी है उसका यूज किया जा रहा है। ठीक है। तो यह इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट जो 2010 में आया, वो उसमें जो आप कह सकते हैं कि इसका जो आइडिया है वो कंसीव किया गया एज ए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और उसमें जो ईस्ट एशिया समिट के जो मेंबर कंट्रीज थे उनका भी जो है पार्टिसिपेशन किया गया। ठीक है। और ये किस लिए किया गया, ये जो नालंदा महाविहार का जो लीजेसी है उसको रिवाइव करने का किया गया, और कोशिश किया गया कि इसे फिर से जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाए, चाहे एजुकेशन हो, रिसर्च हो, और कल्चरल एक्सचेंज की बात हो। यानी हमारे जो एंशियंट जो अचीवमेंट्स है उसको जो है फिर से रिवाइव किया जाए। तो यह आपको जानना चाहिए कि आप मेंस में भी या कहीं ऐसे में भी इन जो नॉलेज है उसका जो है यूज जो है आपको कर सकते हैं। ठीक है। ये जो आप भारत रत्न जो रिसिपिएंट्स हैं उनका नाम जो है सटेंस का आपको जानिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कर्पूरी ठाकुर। इन जो कर्पूरी ठाकुर को जो मिला है वो उनके डेथ के बाद मिला है। ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको जानना चाहिए कि क्यों जो है हमारे मतलब जो ये हमारे आप कह सकते हैं जो लीडर्स हैं वो इतने फेमस क्यों हुए। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर आप देखिए
तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा इतिहास है वो कितना गौरवशाली रहा कि जो राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जो है पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस समय इंटरव्यू बोर्ड में किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि जब आजादी का शुरुआत का समय था तो बहुत सारे जो लीडर्स थे वह बिहार से हुए, तो अभी क्या है कि नेशनल जो हमारे हैं उसमें उस तरीके के लीडर्स नहीं है। तो इसका आंसर जो है आप क्या दे सकते हैं, यह चीज जो है आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो उसका आंसर हम आगे बताएंगे। उसी तरीके से कर्पूरी ठाकुर के ने क्या स्पेशल चीज की है जिसके कारण कि लोग उसको याद रखते हैं। ठीक है, बाकी स्लाइड में ये दिया गया है जन्म कहाँ हुआ है, किस प्रकार उन्होंने जो है फ्रीडम फाइटर का जो स्ट्रगल था उसमें पार्टिसिपेशन किए। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका जो आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से सोशल जस्टिस के लिए इन्होंने काम किया, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बिहार वो पहला स्टेट था जहां पर कि जॉब्स में जो है आपको बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया। मान आपका जो एक कमीशन गठित हुआ था, ठीक है, उसके आधार पर जो है आपका ये जो प्रोविजंस करने वाला बिहार फर्स्ट स्टेट बना था। ठीक है, तो अब सर्टेन कुछ फैक्ट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन जो 2011 के हिसाब से अराउंड जो है आपका 10 करोड़ से था। आपका पॉपुलेशन में रैंकिंग देखिएगा तो थर्ड है। आपका बिहार का फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, सेकेंड जो है आपका उर्दू है। रीजनल लैंग्वेज में मैथिली जो है सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा है। ध्यान क्या देना है कि रीजनल जो हमारा लैंग्वेज है उसमें मैथिली सबसे अधिक बोला जाता है। और इंटरेस्टिंग क्या है कि इसे 8th शेड्यूल में, यानी जो हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसका पार्ट इसे बना लिया गया है 92nd अमेंडमेंट के द्वारा जो 2003 में हुआ था। लेकिन ध्यान देना है कि यह अभी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑफिशियल लैंग्वेज और शेड्यूल्ड लैंग्वेज में डिफरेंस को समझना। शेड्यूल्ड लैंग्वेज वह लैंग्वेज हुआ जिसे कि आपको पता है कि 8th शेड्यूल का में जो शामिल किया गया उसे, यानी जो जो लैंग्वेज शामिल है उसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आपका अलग है। तो बिहार का फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, दूसरा जो है आपका उर्दू है। तो इसको आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, उसी प्रकार से जो सेक्स रेशियो है वह 918 है। ठीक है, तो यानी अभी भी जो महिला 1000 पुरुष पर जो है महिलाओं की संख्या 918, यह डेटा 2011 का है। ठीक है, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर आप देखिएगा जो है डिकेडल ग्रोथ यानी 10 साल में जो ग्रोथ हुआ है वो 25% का है। लिटरेसी रेट जो है 61.8% है, यानी बहुत सारे राज्य जो है 100% जो है अचीव कर चुके हैं। लेकिन बिहार अभी भी कह सकते हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में पीछे है, क्योंकि हमारा जो लिटरेसी रेट है मात्र 61.8 है, जो आने वाला समय में हो सकता है इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ बिहार के केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो अप्रोक्स 89% है। ठीक है, यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। ठीक है, उसी तरीके से अर्बन पॉपुलेशन जो रिमेनिंग हो गया 11.3। ठीक है, तो यह चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ही हाईली डेंस जो है आपका है, 1106 जो है आपका पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको इतने लोग देखने को मिलेंगे बिहार। तो पॉपुलेशन डेंसिटी से हमको यह समझना चाहिए, या प्लस जो यहाँ पर हम लोग डेटा जो अभी स्टडी किए उससे हम लोगों को क्या इन्फ्रेंस निकलना चाहिए। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी तो मुंबई का भी बहुत हाई है, पॉपुलेशन डेंसिटी तो दिल्ली का भी है, तो यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी में और उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट या किस तरीके से। देखिए, बड़े बड़े शहरों में जो डेंसिटी अगर जनसंख्या बढ़ती है तो आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं जिसमें कि 10 फ्लोर, 11 फ्लोर, 15 फ्लोर, 20 फ्लोर तक जो है, यानी जो आप लैंड का कम यूज करके मल्टीपल जो है आप कह सकते हैं फ्लोर्स बनते हैं। जबकि बिहार में अगर डेंसिटी अगर स्प्रेड होता है यानी वर्टिकल नहीं होगा, जो है हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि यहाँ जो डेंसिटी होगा लोग अपना अपना घर बनाते हैं अपना, यानी जो लैंड है वो अधिक ऑक्युपाई होगा सेम डेंसिटी के अगर आप देखिए इमेजिन कीजिए तो उसके कारण क्या होता है कि जो रूरल आप कह सकते हैं जो लैंड है वो आपका कम होगा, उसके कारण लैंड प्राइस भी आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, प्लस क्या हुआ समय के साथ अगर आप देखिए पिछले 10 साल के ही देखिए तो आपका 25% पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी एक तरफ जो है जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और
लैंड पहले से आपको पता, जहां एक तरफ देखिए जनसंख्या में हम लोग जो है आपका तीसरे नंबर, लेकिन लैंड अवेलेबिलिटी में लास्ट स्लाइड में हम लोग देखे थे कि 12वें नंबर पर थे। यानी क्षेत्र के अनुसार से तो पहले ही हम लोगों के पास जो है पॉपुलेशन अधिक था। अब पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वह 1106 है। तो इसके कारण क्या है कि और एक्सपेंशन भी हमारा हॉरिजॉन्टली होता है। उन सब के कारण जो हमारा एग्रीकल्चरल जो आपका लैंड होगा वो कमी होगा। पॉपुलेशन बढ़ा है तो लैंड का फ्रेगमेंटेशन होगा। इन सब का प्रभाव क्या होगा कि पर कैपिटा इनकम घट रहा है, इनकम घट रहा, तो लोग क्या करेंगे, रूल जो आपका माइग्रेट करते हैं, या तो सिटीज के तरफ करेंगे या दूसरे राज्य में जॉब के लिए जो है माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये जो है आपको ये जो फैक्चुअल डिटेल्स है उससे आपको समझ। वही अभी देखिए वुमेन एम्पावरमेंट पर इतनी जरूरत है, क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि देखिए 1000 अगर मेल है तो जनसंख्या मात्र 918 है। यानी कहीं ना कहीं जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है हुआ है। ठीक है, लोग जो है कह सकते हैं बेटे की चाह में जो है उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो प्रेफरेंस है वो कम है गर्ल्स चाइल्ड्स का। तो इसके लिए अभी देखिए वेरियस तरीके के स्कीम जो है सरकार के द्वारा जो है चलाए जाते हैं। बाकी आप कारण जानते हैं बहुत सारा उसके होते हैं, जैसे डाउरी है या फिर सिक्योरिटी का इशू है। तो सरकार ने क्यों महिलाओं को अधिक लीगली जो है उनको मजबूत किया है, क्यों उनके लिए स्पेशली स्कीम्स जो है आपको चलाए जाते हैं। तो यहाँ से इन चीजों को अगर आप समझिएगा कि हमारा सेक्स रेशियो 918, जनसंख्या के बारे में बात करना होगा तो इस डेटा का आप यूज कर सकते हैं। लिटरेसी के बारे में, शिक्षा के बारे में, हमारा अगर इसको आप ऐसे समझे, अगर हमारा लिटरेसी रेट जितना ज्यादा होगा, जितना एजुकेशन लेवल होगा, उतने हमारे स्किल्स होंगे, जितना स्किल्स होगा उतना जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने का, यानी हमारी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा। तो किस तरीके से चीजें इंटरलिंक है, उसी तरीके से जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है वह 89 है। आपको पता है कि अगर किसी भी, अगर आप देखिएगा सिविलाइजेशन को अगर ग्रोथ हुआ है हिस्टोरिकली, तो उसके ग्रोथ के इंजन आप देखिएगा तो सिटीज है। जबकि बिहार के केस में देखिएगा अभी भी जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा आप इन पॉइंट्स का, ये जो फैक्ट्स है अपने आंसर्स में या इंटरव्यू में किसी प्रकार का अगर आप जवाब देते हैं तो उसको जो है आप जस्टिफाई करने के लिए यूज जो है कर सकते हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से जो है आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से बिहार के केस में अगर हम लोग पॉलिटिकल जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बिहार में लोकसभा का टोटल जो है 40 सीट है। ठीक है, और उसमें से 6 सीट जो है जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए रिजर्व है। राज्यसभा का 16 सीट है। आपका विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 243 सीट्स है। उसमें से 38 सीट जो है आपका रिजर्व है एससी के लिए, 2 सीट रिजर्व है आपका एसटी के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के लिए जो है आपका 75 सीट्स आपका आपका रिजर्व है। ठीक है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना। उसी तरीके से पटना, उम्मीद करते हैं कि आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जो आपका परिषद है इसके बारे में डिटेल आपको पता है। अगर आप पॉलिटी से संबंधित इन चीजों को समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर जाइए, पॉलिटी का जो है सीरीज आपका चल रहा है जहां पर इन टॉपिक्स को डिटेल से कवर किया गया, तो आप वहां जाकर भी आप उसको स्टडी कर सकते हैं। बहुत उस आप कह सकते हैं कि जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बीपीएससी के लिए उसको वहां पर कवर किया गया है और आगे जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको कवर किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट के लिए देखिए इसका जो फाउंडेशन है आपका वायसराय जो लॉर्ड हार्डिंग्स थे उनके द्वारा 1913 में दिया गया था और फॉर्मली एस्टेब्लिश जो है 1916 में हुआ। उसी तरीके से कभी कभी जो है पूछा जाता है फर्स्ट चीफ जस्टिस के बारे में आपका पटना हाईकोर्ट का, तो जो है एडवर्ड चैमियर करके थे, उनका नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो है आपका 53 जज जो है उसमें सैंक्शन है। ठीक है, और उसके बाद नाम जो है आप वो वेरिएबल्स होता है उसको आप जो है जो भी रहेंगे आप करेंट अफेयर से उसको कवर कर लीजिए। हम लोग अब चर्चा करते हैं थोड़ा बिहार जो है सिंबल्स के बारे में, वो क्यों इंपोर्टेंट है। देखिए अगर हम लोग चर्चा करें जो स्टेट एनिमल यानी उसे गौर या बिशन कहते हैं। ठीक है, यह भी जो है आपका 71st बीपीएससी में पूछा गया है। उसी तरीके से वर्ड जो है आपका गोरैया है। देखिए सबका जो है इंपोर्टेंस है, आपको यह देखने को मिलेगा अगर आप अमेरिका की बात कीजिए या कहीं अन्य स्टेट की बात कीजिए
बहुत हैवी हैवी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है या सिंबल। तो आपको यह दिमाग में आया कि इस तरीके का सिंबल बिहार के द्वारा क्यों किया गया है। उसके भी सबके रीजन है। जैसे देखिए वर्ड्स की अगर आप बात कीजिएगा, गोरैया, हुआ ऐसा है कि पहले गोरैया बहुत बिहार में देखने को मिलता था। जब से आपको अर्बन एक्सपेंशन देखने को मिला है तो उसका डिक्लाइन जो है आपका बहुत तेजी से हुआ। तो आप कह सकते हैं किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी जो है डिक्लाइन हुआ है, अर्बन जो बायोडाइवर्सिटी है, तो उसको यानी सिंबॉलिकली सरकार के द्वारा यह दिखाया गया कि इसको हम प्रिजर्व करना चाहते, तो इसके इम्पोर्टेंस है। उसी तरीके से जो आपका राजकीय जो वृक्ष है वह पीपल है, फूल गेंदा है, और मछली जो है मांगुर है। मांगुर भी आपको पता है कि नेटिव फिश है, तो नेटिव फिश को प्रमोट करने के हिसाब से जो है मांगुर को जो है अडॉप्ट किया गया एज ए स्टेट आपका फिश। ठीक है। उसी तरीके से स्टेट अगर आपसे जो एम्बलम की बात कीजिएगा तो सभी को पता है बोधि ट्री, जो अभी हमारे स्लाइड के फर्स्ट पेज पर भी आप देखे होंगे, जिसमें कि आपको दो स्वास्तिका देखने को मिलेगा, बोधि ट्री आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये आपका ऑफिशियल जो है स्टेट सिंबल जो है आपका बिहार का है। स्टेट एनिमल जैसा कि आपसे चर्चा किए, स्टेट बर्ड आपको हाउस स्पैरो, कारण बताए कि क्यों किया गया, मैरीगोल्ड, पीपल, मांगुर, ये सभी जो आप कह सकते हैं लोकल है, नेटिव्स है, उनको प्रमोट करने के हिसाब से, उसको प्रिजर्व करने के लिए सरकार की तरफ से जो है ये आपका किया गया है। ठीक है। ये है सर्टेन फैक्ट्स, उसको नथिंग मच टू एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्लाइड में रोक के देख सकते हैं, या फिर जो पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका जो है देश रत्न के नाम से भी जानते हैं, अजात शत्रु के भी नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण, जिनका फेमसली जो है लोक नायक के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी के नाम से जाने गए हैं। रामाधे रामधारी सिंह दिनकर, जिसे कि राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। बाबू जीवन राम, बाबूजी के नाम से फेमस है। ठीक है। अनुग्रह नारायण सिंह, जिसे कि हम लोग बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। ठीक है। बैद्यनाथ मिश्र जो है उन्हें आपका बाबा भी कहते हैं, या नागार्जुन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है। उसी तरीके से विद्यापति को जो है महाकवि या मैथिली कोकिल के नाम से भी जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जानते हैं। कभी कभी इस तरीके के, जैसे कि मेरे ख्याल से ये आपका स्पेशली मेरे ख्याल से जन नायक और लोक नायक के बारे में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, ये टाइटल्स के बारे में, तो आप बाकी का भी ध्यान रख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आप इन चीजों को जो है स्कूल टाइम्स में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट फॉर रिवीजन यहाँ पर हम कंपाइल कर दिए कि अगर आपसे किसी तरीके से मिस ना हो। उसी तरीके से बहुत सारे जो सिटीज हैं वो फेमस हैं। से भागलपुर जो है सिल्क सिटी, ओबियस है कि क्यों सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक है। गया आपको पता है सिटी ऑफ इनलाइटनमेंट, आपको पता है कि गौतम बुद्ध को जो किस प्रकार ज्ञान प्राप्ति होता है। हाजीपुर में बनाना बहुत अधिक जो है वहाँ का कह सकते हैं कि स्पेशल वहाँ का फीचर्स है, उसके लिए वहाँ जो है फेमस है बिहार में। अभी अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो जानते भी हैं। मधुबनी जो है आपका मधुबनी आर्ट और सिटी ऑफ मिथिला। मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है। ठीक है। उसी तरीके से नालंदा जो है नॉलेज ज्ञान की धरती के रूप में फेमस है। पटना जो है सिटी ऑफ लीडर्स के रूप में। तो ये कभी कभी वन लाइनर से अगर सवाल पूछा जाता है तो इसमें पूछा जा सकता है। बदलते हुए ट्रेंड में ऐसे सवाल पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फॉर कवरेज हम इसको कवर कर दिए। उसी तरीके से बिहार में जितने भी आपके स्पेशल जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उसके भी नाम जो है जरूरी है, क्योंकि आप पता है कि बिहार सरकार का फोकस जो है इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेके बहुत है। ऐसे में इन प्रश्नों को या अपने आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए कि बिहार सरकार के द्वारा किन जो है किस तरीके से जो है इन्वायरमेंट के को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप लिए जा रहे हैं, तो आप जो है इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका बरेला जो सेंचुरी है आपका वैशाली में है, भीम बांध मुंगेर में है, आपका गोगा बिल जो आपका कटिहार में है। ठीक है। गौतम बुद्ध गया में है, कैमूर जो है आपका रोहतास में है, कामर झील आपका बेगूसराय में है। ठीक है। कुशेश्वर धाम दरभंगा में है, नागी और नकटी जो है वो आपका जमुई में है, राजगीर सेंचुरी आपका नालंदा में है, संजय गांधी जो है आपका पटना में है, आपका उदयपुर सेंचुरी वेस्ट चंपारण में है। उसी तरीके से वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि सेंचुरी जो है वह भी आपका वेस्ट चंपारण में है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन के प्रिजर्वेशन के लिए वह आपका भागलपुर। तो हम आपको यह ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट के लिए किस प्रकार से सरकार जो है, देखिए ये डॉल्फिन
जो है स्पेशल आपको पता है कि बिहार सरकार के स्पेशल फोकस के द्वारा जो गंगेटिक जो डॉल्फिन्स है उनको प्रिजर्वेशन के लिए इसको भागलपुर में विकसित किया गया है। तो ये नाम जो है आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, मोस्टली जो है आपको फेमस ही है, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग नाम पहले से पता होगा। ठीक है, अब हम लोग उसकी चर्चा करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वह है कास्ट सर्वे के रूप। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले इसके बारे में बेसिक बात जानिए कि इस जो सर्वे का नाम जो है यह कहा गया बिहार कास्ट सर्वे, यानी कि बिहार जाति जो है आपका आधारित आपका गणना। ठीक है, यानी पहला जो है आप कह सकते हैं आजाद भारत में फर्स्ट स्टेट था, यानी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कास्ट जो कह सकते हैं हेड काउंट जो है आपका किया गया आजादी के बाद फर्स्ट टाइम। लास्ट जो जनगणना हुआ था, लास्ट जो गणना हुआ था 1931 में हुआ था, 1931 का जो सेंसस है वहां पर किया गया था। अगर इसकी आप बेसिक सर्टेन कुछ फीचर्स की बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो 36% ईबीसी का पॉपुलेशन देखने को मिला, 27.1 जो है बैकवर्ड कास्ट को देखने को मिला, 19.7 जो है आपका एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट देखने को मिला। टोटल नंबर ऑफ कास्ट की बात कीजिएगा नोटिफाइड कास्ट तो 215 देखने को मिला। ठीक है, 15.5% जो है अन जो रिजर्व है यानी जनरल कैटेगरी देखने को मिला। मुस्लिम्स की अगर आप बात कीजिएगा तो आपको जो है आपका टोटल अगर जनसंख्या उसमें आप देखिएगा तो लगभग 17.70 आपको मुस्लिम पॉपुलेशन रहा। ठीक है, वहीं हिंदू का पॉपुलेशन जो है 81.99% रहा। ठीक है, तो यह चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा सर्टेन फैक्ट्स को अगर देखिएगा, ओबीसी में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो यादव कम्युनिटी का रहा जो 14.26 है। उसी तरीके से ईबीसी में सबसे जो अगर आप देखिएगा पॉपुलेशन आपको मल्लाह 2.6 है और सबसे अधिक तेली का 2.81% है। उसी तरीके से यहाँ पर 3.65 जो है ब्राह्मण्स का। तो यह डेटा इंपोर्टेंट नहीं है आपके लिए, वह सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि किनकी कितनी जो है जनसंख्या है। आपसे सब आपको यह समझना है कि यह डेटा हम लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से जो है इसका मेंस में या इंटरव्यू में जो है हम लोगों को जो है आपसे सवाल पूछा जा सकता है। देखिए इसका इम्पोर्टेंस की अगर आप बात कीजिएगा तो सबसे ये कराने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि एविडेंस बेस्ड जो है आपका टारगेटिंग किया जा सके बेनिफिशियरी का। हमारे पास जो डेटा है अभी का तक जो डेटा था वह 1931 का था, यानी हमारा को अगर कोई पॉलिसी बनाना है कि उसके लिए जरूरी है कि डेटा पता होना चाहिए। तो पहला जो आपको सबसे मेजर एडवांटेज पॉलिसी मेकिंग में मिलेगा, अगर जो कोई वेलफेयर से संबंधित जो भी अगर पॉलिसी बनेगी, ठीक है, तो वहां पर इस डेटा का यूज हो सकता है। वहीं अगर कोई आपको एफर्मेटिव एक्शन यानी रिजर्वेशन से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई डिसीजन लिया जाना है तो इस डेटा को यूज किया जा सकता है अपने जो भी आर्गुमेंट होंगे सब्सटेंशिएट करने के लिए। बहुत सारा आप सुने होंगे कि कोर्ट्स में जो है स्पेशली रिजर्वेशन को लेके जो आपको देखने को मिलेगा जब पीआईएल है या कोई मैटर जाता है तो वहां पर हमेशा बात होता है एविडेंस बेस्ड। तो यह डेटा उस समय में जो भी सरकार निर्णय लेती है तो उसका बैकग्राउंड बताने के लिए, उसके कारण बताने के लिए, उसके जस्टिफिकेशन के लिए जो है यूज हो सकता है। इसका एक और क्या चीज हुआ, इसका रिपल इफेक्ट नेशनल स्तर पर देखने को मिला। अभी देखिए जब बिहार में जाति जनगणना हुआ तो उसका प्रभाव अन्य जगह पर भी हुआ, उसका डिमांड जो है बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनके द्वारा भी उठाया गया। और 2027 में जो है पूरे कंट्री में जो है आपका जाति जनगणना कराए जाने से संबंधित जो है जानकारी मिल रही है। ठीक, तो यह जो है आपका क्लेम है कि 2027 में पूरे कंट्री में इसे कराया जाएगा। ठीक, तो आप किस प्रकार से बिहार ने जो जातीय जनगणना कराया उसका इफेक्ट देखने को मिला। अब है कि इसकी कुछ निगेटिव्स भी आपको देखने को मिल सकता है। आपको पता है कि समाज में बहुत सारे जो आउटपुट्स आउटकम्स है, जैसा शिक्षा हो या फिर रोजगार हो या अन्य चीजों पर पहले ही कास्ट का लिंकेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप देखिएगा पार्टिकुलर कोई ऑक्यूपेशन है उसमें पार्टिकुलर कास्ट के लोग हैं, तो पहले से ही हमारा जो समाज है वो जाति के आधार पर बटा हुआ। तो क्या यह संभव नहीं है कि इस तरीके की जातीय जनगणना से और डिवीजन बढ़े? अगर इस तरीके का सवाल अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो बहुत ही बैलेंस तरीके से आपको जो है जवाब देना है। आपको बताना है कि हाँ एक उस तरीके से एक कह सकते हैं कि एक स्कोप तो है, एक आप कह सकते हैं उसका
मिसयूज किया जा सकता है। इसीलिए जो भी डेटा है आपको उस तरीके से जो है यूज होना चाहिए, ताकि जो हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, यानी कि जो वेलफेयर से संबंधित कुछ बनाना है या फिर रिजर्वेशन से संबंधित कुछ बनाना है, वहां पर यूज हो, लेकिन उसका इलेक्टोरल मिसयूज नहीं। ऐसा नहीं हो कि जिनकी जातीय जो जनसंख्या है वो कम है तो उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, उनके हितों का ख्याल ना रखा जाए। तो यह चीज जो है नहीं होना चाहिए। ऐस देखिए, अभी आपको यह भी पता है कि इंदिरा साहनी जो जजमेंट हुआ उसमें 50% का सीलिंग है, ठीक है, यानी मैक्सिमम जो रिजर्वेशन है वो 50% दिया जा सकता है। ऑल दो ईडब्ल्यूएस का उसके ऊपर जो है आपको फाइनेंशियल ग्राउंड पर जो है 10% रिजर्वेशन दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड भी किया गया। लेकिन अगर जैसे देखिए अब 63% ओबीसी का जो है आपका देख सकते हैं कि संख्या, तो इस तरीके का डिमांड देखिएगा बहुत बार न्यूज में देखने को मिलेगा कि जितना जनसंख्या उस अनुसार से जो है आपको रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये इससे क्या होता है ना कि कास्ट के आधार पर डिवीजन हो सकता है कि देखने को मिले, उसका वोटिंग के समय पोलराइजेशन देखने को मिले, बहुत सारे मुद्दे मेरिट पर ना देखे जो है जातीय आधार पर देखे जाए। तो ये सब आप उसके निगेटिव है, लेकिन बेहतर क्या है, सरकार जो है क्या कोशिश करती है, सरकार जो भी रहे उसे क्या होना चाहिए कि जो उसके मेरिट्स है, जो उसके पॉजिटिव जो डेटा है उसका यूज जो है उसमें होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप समझ सकते हैं कि हमारा बेहतर पॉलिसी बने, बेहतर राज्य बने, बेहतर समाज बने। इन चीजों के तरफ जो है सरकार के तरफ से प्रयास होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप चीजों को जो है नरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है उसी को और जो है आप कह सकते हैं कि दिखाया गया है कास्ट बाय जो पॉपुलेशन है, तो इसको बहुत अधिक आपको मेमोराइज करने का जो है आपको जरूरत नहीं है। हम लोग चर्चा किए कि 27% जो है आपका आप किस प्रकार से जो है आपका ओबीसी का था और ईबीसी का 36% है, ठीक है। तो ये हम लोग देखें एससी ग्रुप का 19.65 है और एसटी पॉपुलेशन 1.68% जो है आपका है, ठीक है। तो यह चीज आपको देखने को मिला। जनरल पॉपुलेशन 15.5% है। उसी तरीके से जो हिंदू और मुस्लिम का पॉपुलेशन भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन है उसके बारे में। किस प्रकार से जो है देखिए जो 4 जोन में बांटा गया है, हम लोग चर्चा किए थे कि किस प्रकार से जो एलिवेशन रहता है उस आधार पे वहां का जो आप कह सकते हैं फ्लड प्रोन आपका डिपेंड करता है। उसी तरीके से जो हमारे टेम्परेचर्स होते हैं जो या रेनफॉल होता है उस आधार पे वहां का क्लाइमेट जो है आपका चेंज होता है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है। तो इसको हम डिटेल से आने जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे बिहार से संबंधित वहां आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जस्ट फॉर ब्रीफिंग के लिए समझ लीजिए कि 4 जोन में जो उसे बांटा गया है। तो जैसे जोन 1 अगर आप देखिएगा तो ये क्षेत्र में आपको व्हीट है, आपका जो है आपको राइस बेल्ट है, यानी यहाँ पर आपको बेहतर जो है आपको यह देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी आपको बेहतर आपको इरिगेशन का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। वहीं जोन 2 की बात अगर आप कीजिए, जोन 2 की बात कीजिए जैसे कि आपका सुपौल है, अररिया है, सहरसा है, खगड़िया है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर एलिवेशन कम है और आपका हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहता है कि जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि फ्लड का फ्रीक्वेंसी जो है अधिक रहेगा। कोसी है, गंडक है आपका, तो वो उन सब का प्रकोप आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 की बात कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बेहतर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा, अर्बेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, और एजुकेशनल हब भी आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप देखिएगा जो 3B का जो रीजन है यहाँ पर आपको दियारा लैंड बहुत देखने को मिलेगा, जैसे कि भागलपुर है, मुंगेर है, ठीक है, लखीसराय है। तो इस रीजन में आपको उस तरीके का बेल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक्स है इसको हम लोग ज्योग्राफी में बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन समझने के लिए आपको यह बताए कि किस प्रकार से जो हमारा बिहार है वो एक ही एग्रो क्लाइमेटिक जोन में नहीं है, किस प्रकार से किसी रीजन में इरिगेशन के बेहतर फैसिलिटी है, किस रीजन में रेनफॉल कितना होता है। तो इन सब के बारे में एक अभी इंट्रोडक्टरी क्लास में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है, आने वाला ज्योग्राफी का जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग जो है इनको डिटेल से जो है चर्चा करेंगे। लिंग्विस्टिक जो है जैसा कि हम लोग चर्चा कर लिया कि सबसे अधिक जो हम लोगों का
रीजनल में मैथिली है, बाकी रीजन के हिसाब से कौन कौन से लैंग्वेज बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे मधेसी है, आपका मगही है, बज्जिका है, तिरहुती है, ठीक है, ठेठी है, अंगिका है। तो आप इसको जो है स्थिर से जो है आप पीडीएफ में इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये हमारे बिहार के जो रीजनल स्पेसिफिक जो लैंग्वेज है उसके आधार पर है। अब हम लोग थोड़ा सा उन चीजों के बारे में चर्चा करें जो हम लोग क्लास के शुरुआत में जिन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अगर हम लोग जो भी स्टडी किए, अगर मेंस में आपको यूज करना हो तो कैसे हम लोग आउट कर सकते। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि बिहार का जो 2000 का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ वह यह दिखाता है कि किस प्रकार से रिसोर्स ज्योग्राफी और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उसको जो है ज्वाइंटली दिखाता है, और जो इंडिया का फेडरल जो मैप है उसको आप कह सकते हैं कि सेव करता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चंस आता है तो जैसा हम लोग डिस्कशन किए कि किस प्रकार से जो है 45% के अप्रोक्स जो है एरिया जो है बिहार से चला गया झारखंड के पास, और किस प्रकार से मिनरल जो वहां पर रिसोर्स थे उसका आपका एक्सट्रैक्ट होता था, और किस प्रकार से जो है यह कहा गया कि इन्वेस्ट जो है यहाँ नहीं होता, किस प्रकार से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी वहां हावी हुआ, इस सब का रिजल्ट जो है वहां पर देखने को मिला। तो इस तरीके का क्वेश्चंस में आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं। वहीं दूसरे तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बिहार का कास्ट सर्वे हुआ यह जो है एविडेंस बेस्ड कह सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में किस प्रकार से आपको पॉजिटिव भूमिका निभाएगा, प्लस जो है उसके कंसर्न क्या है यह भी जो है हम लोग चर्चा किए कि किस प्रकार से जो है हमारे यहाँ जो डेटा था वह 1931 का था, तो जो हमारा प्रिसीजन जो कह सकते हैं टारगेटिंग नहीं हो रहा था, इसीलिए जो है यह पॉजिटिवली वेलफेयर का अगर कोई पॉलिसी बनाना है उसमें टारगेटेड पॉलिसी बनाना है उसमें हेल्पफुल होगा। उसी तरीके से जो निगेटिव है वह भी हम लोग बताया कि किस तरीके से कास्ट के आधार पर कर सकते हैं फ्रैक्चर हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, किस तरीके से जो सीलिंग बना हुआ है इंदिरा साहनी जजमेंट के द्वारा 50% सीलिंग उस पर प्रेशर बढ़ेगा, उसको बढ़ाने का यानी रिजर्वेशन का जो दायरा है अधिक बढ़ाने का कह सकते हैं राजनीति हो सकता है। जो चुनाव के समय मिसयूज हो सकता है, इलेक्टोरल देखने को मिसयूज रहेगा, जिसका अधिक जनसंख्या रहेगा उस हिसाब से कह सकते हैं कि पॉलिसी या उस अनुसार से जो है वादे किए जा सकते हैं या उनको लुभाने की कोशिश की जा सकती है। तो इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि जो वेलफेयर के लिए सिर्फ यूज होना चाहिए, और प्लस एक ऑडिट मैकेनिज्म होना चाहिए कि वहीं तक जो है इस डेटा का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है आपको ध्यान रखना। अगर तीसरे तरीके की क्वेश्चन की बात करें कि बिहार का जो फ्लड प्रोन जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वह तीन चीजों को दिखाता है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी को दिखाता है, फॉरेन पॉलिसी को दिखाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग को दिखाता है। तो अगर इसको आप शॉर्ट में समझिए तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से 173 फीट जो एलिवेशन है बिहार का, तो उसमें वो आपको जोन 2 सबसे अधिक जो है आपको लो आपको देखने को मिलेगा, वहां का जो एलिवेशन है इसीलिए वो सबसे अधिक जो है प्रोन होता है, ठीक है। कोसी जिसे कि सौरों ऑफ बिहार करते हैं उसका प्रकोप सबसे अधिक देखने को मिलता है। वही फॉरेन पॉलिसी की बात कीजिएगा तो 1954 में कोसी को लेके जो है ट्रीटी है, तो वहां पर आप देखिए कि फॉरेन से लिंकेज है। उसी तरीके से भीमनगर में जो बैराज है वो बनाया गया है, और ये सारा चीज इम्पैक्ट करता है क्योंकि फ्लड आएगा तो लोगों का जो है आप देखिए फसल का तो नहीं ही होगा, और वहां जो इनकम होगा वो पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होगा। जहां भी फ्लड आएगा वहां पर डिसास्टर से संबंधित जो फंड होंगे बजटिंग होंगे वो अधिक होंगे, तो इसलिए जब कभी भी बजट देखिएगा तो उन जिलों को डिसास्टर मैनेजमेंट को डील करने के लिए ज्यादा आपको आवंटन देखने को मिलेगा। तो यानी एक तरीके का चीज नहीं, चीजें किस प्रकार से लिंक है, ज्योग्राफी है, फॉरेन पॉलिसी है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू जैसे कुछ प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि हम लोग अभी तक देखें कि किस प्रकार से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या उसी तरीके से हमारा जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है, तो अभी क्या हो गया है, अभी बिहार अभी क्यों पिछड़ा है, अभी क्यों पैरामीटर्स में पीछे आ रहा है। तो आप इन चीजों का प्रश्न आप दे सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारा डेवलपमेंट की ट्रेजेक्टरी है वो थोड़ा जो है उसमें जो है आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से 2000 में जो बाइफर्केशन हुआ तो जो हमारे इंडस्ट्रियल प्लेट्यू है, जो हमारे मिनरल्स थे वो झारखंड में चले गए, किस प्रकार से हमारा
जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा है उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। और साथ ही जो है एजुकेशन का जो लेवल का पुराने समय में बहुत सारे जो बिहार के यूनिवर्सिटी थे, पटना यूनिवर्सिटी वगैरह, वो बहुत ही फेमस थे और वहाँ आपको बहुत ही बेहतर एजुकेटेड मिडिल क्लास वहां से इवॉल्व हुए थे। तो उन चीजों में सर्टेन आपको कमी देखने को मिला, इन सबका इम्पैक्ट जो है इसमें रहा। फिर आप यह भी बता सकते हैं पॉजिटिव साइड में कि जो सरकार के द्वारा इस दिशा में काम किया जा रहा है, महिलाओं को इंपावरमेंट करने के लिए जीविका का किया गया है। एजुकेशन सेक्टर में जो है आपको एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है। अभी आने वाला जो भी कह सकते हैं जो सर्वे होगा, सेंसस होगा, उसमें इम्प्रूव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसे अभी वर्तमान में भी बिहार का जीडीपी ग्रोथ अगर परसेंटेज वाइज देखा जाएगा तो वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो इस तरीके से चीजों को आप जो है जवाब दे सकते हैं। उसी तरीके से कास्ट वाले में हम लोग आपसे इंटरव्यू बोर्ड पूछ सकता है कि जो कास्ट सर्वे हुआ क्या वो प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। एक और चीज हम लोग चर्चा करते हैं कि जो ओपन बॉर्डर है, नेपाल के साथ जो ओपन बॉर्डर है वह क्या जो है एसेट है या लाइबिलिटी है। तो हम लोग चर्चा किए कि किस प्रकार से 1950s में जो है हमारा एक ट्रीटी का जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसका जो ऑब्लिगेशन है उसके तहत जो है रखा गया। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से नेपाल से हमारे जो संबंध थे वो अच्छे थे। वहाँ के इवन जो गोरखा आपको रेजिमेंट भी देखने को मिलेगा, रिलीजियस टाइज भी है, पीपल टू पीपल टाइज भी है, उसको भी देखना है। लेकिन यह भी एक सही है कि एक तरफ जो है हमारे स्मगलिंग, इंटरनल सिक्योरिटी के इशूज, तो ये भी हमारे लिए चैलेंज है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है जरूरी है। और इसी के दिशा में जो है आपको जो 2 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वह जो है आपको अभी सरकार के द्वारा जो है उसमें किया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी चीज आप पढ़ते हैं उसका आपको मेंस और इंटरव्यू में जो है आप अपने आंसर्स का यूज कर सकते हैं। तो लास्ट में अब हम उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो सबसे शुरुआत में हम आपसे डिस्कशन किए थे कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू बोर्ड में बिहार के बारे में अगर आपसे बात आपको बताने के लिए बोले, इंट्रोड्यूस करने के लिए बोले, पब्लिक सर्विस में अगर उसका क्या इंपोर्टेंस है उसके बारे में आपसे चर्चा करने की कोशिश करें, गवर्नेंस में किस प्रकार से उसके जरूरत है। तो इतना के बाद जो है मेरे ख्याल से आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि गवर्नेंस क्या है। एक जितने भी गवर्नेंस के इंपोर्टेंट आपको चैलेंजेस है सभी बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार का ज्योग्राफी देखिए किस प्रकार से वल्नरेबिलिटी बढ़ाता है। तो वो वल्नरेबिलिटी बढ़ाता है यानी फ्लड जैसे डिसास्टर को आपको डील करना है। वहीं एक तरफ जो है बॉर्डर है तो क्रॉस बॉर्डर डिप्लोमेसी भी आपको नेपाल से होना चाहिए। उसी तरीके से बिहार में किस प्रकार से कास्ट जो सर्वे हुआ उसका रिपल इफेक्ट नेशनल स्तर पर हो वह आपको है। प्लस जो है आपको किस प्रकार से राज्य जो है आपका कह सकते हैं कि बना है, किस प्रकार से 1912 में आपको सेपरेशन हुआ, किस प्रकार से 1936 में हुआ, फिर 2000 में हुआ। तो जो आपको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है इसको बेहतर समझते हैं। उसी तरीके से बिहार जो है अगर अभी भी देखिएगा तो पर कैपिटा इनकम में वन ऑफ द लोएस्ट स्टेट है। इन स्पाइट की यहाँ पर जो हमारे लिजेसी हैं चाहे वो ज्ञान के हैं जैसे कि नालंदा है, बोध गया है, वैशाली है, जो यानी हिस्ट्री हमारा बहुत ही रिच है। लेकिन इसके बावजूद भी जो ये चीज जो है यानी कि जो गवर्नेंस के जो आप कह सकते हैं मिनी फॉल्ट्स हैं वो यहाँ पर है। तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पर पब्लिक सर्विस करने के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, मौका है, गौरव का भी रहेगा। तो आप इन लाइंस पर जो है आप अपने आंसर्स को जो है आप क्लोज जो है कर सकते हैं। तो हम आपके साथ इन चीजों पर चर्चा किए, ठीक है। अब इतना लेक्चर्स के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आप अगर 90 सेकेंड्स में या 60 सेकेंड्स में क्या आप बता सकते हैं बिहार के बारे में, तो वह आप जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि जो बिहार स्पेशल का जो नॉलेज है क्या बिल्कुल हम लोग वन लाइनर रखें या जिस तरीके से अभी आपके साथ मेंस, इंटरव्यू सभी के कॉन्टेक्स्ट से हम लोग डिस्कशन किए उस तरीके से रखें। क्योंकि वन लाइनर से संबंधित बहुत सारा वीडियोज आपके साथ जो है अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो हम उसी तरीके से दोबारा बना, उससे कोई बच्चों को एडवांटेज नहीं होता। इसीलिए जो है हम चीजों को उपयोगिता मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से आपके साथ शेयर किए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसको अप्रिशिएट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है।
जो पीडीएफ है उसके लिए आप जो है टेलीग्राम लिंक को फॉलो कीजिए। वहां पर जो भी मटेरियल्स है, जो भी इस चैनल पे आपका वीडियो है, सभी का आपको पीडीएफ जो है वहां पर देखने को मिलेगा। किसी भी सजेशंस के लिए आप सभी का वेलकम है। आने वाला वीडियोज में उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को इतने लंबे समय तक देखे, सभी का धन्यवाद। क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग बहुत ही 5 ही मिनट में सारा चीज जानना चाहते हैं, तो इसलिए जो स्पेशली कंप्लीट वीडियो देखे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।